हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान विषय का अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन का चौथा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने नर और मादा युग्मकों के बारे में बताया था, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे परागण क्या है। परागण कहने का अर्थ होता है किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प से के वर्तिकाग्र से होते हुए ओवरी पर पहुंचना, या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के ओवरी पर मतलब मादा जननांग तक पहुंचना की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। और इसी कारण जब नर युग्मक जो परागकण है वो मादा अंडाशय पर जब जाती है तो दोनों संलयित होते हैं, जिससे बीज एक भ्रूण का निर्माण होता है, जिससे बीज और फल का निर्माण होता है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानना जरूरी है। जैसे कि हम देखते हैं ना भाई कि एक फूल है तो फूल के 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, जाइनोसियम, मतलब नर जननांग और मादा जननांग, और दलपुंज और बाह्य दलपुंज। तो इन दोनों में क्रिया कैसी होती है? तो क्रिया होने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम परागण कहते हैं। अर्थात परागण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण और दूसरा परपरागण। परागण स्वपरागण वह प्रक्रिया है जिसमें पुष्प के परागकोश से निकले परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय पर जाकर संलयित हो जाते हैं। इसे स्वपरागण कहते हैं। इसे ऑटोगैमी भी कहते हैं। अब देखो, एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अंडाशय पर जाकर मिल रहे वर्तिकाग्र से होते हुए, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई अलग चीज़ आई कि बाहरी चीज़ आया क्या? नहीं आया। मतलब उसी पुष्प के लक्षण, उसी पौधे के लक्षण उसी में रह गए। इस प्रक्रिया को कहते हैं स्वपरागण। मतलब इसमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो स्वपरागण के हेतु कुछ अनुकूलताएं रहनी चाहिए, मतलब कुछ विशेषता रहनी चाहिए। तो पहला, हमेशा ये जो पौधे हैं वो द्विलिंगी होने चाहिए। दूसरा, नर जनन अंग और पुंकेसर दोनों जो है, मतलब नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक साथ परिपक्व होने चाहिए। तीसरा, पुष्पों को अनावर्षक होना चाहिए, अनएट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब कोई दूसरा ना आए परागकण, उसी पुष्प के परागकण उस पर मिले। और चौथी चीज़ होती है कि स्वपरागण की क्रिया वो आसानी से प्रदर्शित करे, ताकि उसके जो पुष्प है वो छोटे रहे, रंगहीन और गंधहीन रहे, ताकि दूसरे पुष्प के परागकण उस पर ना आए। दूसरा होता है कि कुछ पौधे के, और इस पौधे की एक और चीज़ होती है कि इस पुष्प के कोई द्विलिंगी होते हैं, उसमें खिलने वाले पुष्प नहीं होते। मतलब ऐसा पुष्प जो कभी खिलता नहीं है और होता द्विलिंगी। तो ये होता है कौन सा? इसे कहते हैं हम क्लिस्टोगैमीन कहते हैं। ये हमेशा खट्टी बूटी या मूंगफली आदि में पाया जाता है। तो स्वपरागण के लाभ क्या क्या होते होंगे? तो देखिए, पहला, स्वपरागण की क्रिया सरलता और सुगमता से संपन्न होती है। दूसरा, इससे परागकणों की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती। भाई सिंपल से है, उसी पेड़ उसी पुष्प के परागकण उसी के ओवरी में जा रहे हैं, यानी ज़्यादा परागकणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरा, इसमें नर और मादा युग्मक के जो गुण मिलते हैं वो शुद्धता पूर्वक मातृ पौधे के समान होते हैं। और चौथी अगर बात करूं, पुष्प के सुगंध, मकरंद, स्रावित या आकर्षक रंगीन होना यह अपव्यय में खर्च नहीं करता। और जिन पुष्पों में परपरागण नहीं पाया जाता उनमें स्वपरागण के द्वारा बीज और फल का निर्माण होता है, जैसे स्ट्रेसी कुल के पौधे रहते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ हानियां भी होती है। तो स्वपरागण के पश्चात हानियों की बात करूं तो फल या बीजों की संख्या कम और हल्के और छोटे होते हैं। दूसरा, इन परागकणों के पश्चात इसमें पीढ़ी रूपांतरण दुर्बलता रहती है, मतलब नए लक्षण तो आए नहीं, तो पीढ़ी की जो पहले दुर्बलता थी वो बनी रहती है। तीसरा, इससे नए किस्म के बीज प्राप्त नहीं होते, ना ही पौधे प्राप्त होते हैं, और विकास की संभावना भी नहीं होती। साथ ही साथ इसमें स्वस्थता संबंधी गुणों का विकास भी नहीं हो पाता। तो ये होता है क्या? स्वपरागण। फिर आता है परपरागण। मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी एक पुष्प के परागकोश के परागकण किसी दूसरे पुष्प के, यानी किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र से होते हुए ओवरी पर जाकर मिलता है, तो इसे कहते हैं हम परपरागण। तो परपरागण के भी बहुत सारी अनुकूलताएं होनी चाहिए। भाई ये क्रिया होनी है तो किस प्रकार होगी? तो अगर इसकी बात करूँ तो सबसे पहले आता है कौन? स्वबंधिता। मतलब प्रकृति में कुछ ऐसे पुष्प पाए जाते हैं जिनके परागकण उसी पुष्प के पादप के किसी दूसरे पुष्प, उसी पौधा है लेकिन उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर जाकर वर्तिकाग्र से मिलता है, तो इसे स्वबंधिता कहते हैं। जैसे कि
सेब, अंगूर और आर्किड तथा मक्के में ऐसा होता है। और दूसरा अगर बात करूं एक लिंगता की, यानी ऐसे पौधे स्वयं और कुछ एकलिंगी होते हैं जिनमें परागण की क्षमता समाप्त हो जाती है। जब नर और मादा युग्मक अलग अलग विकसित होते हैं तब इसे उभयलिंगी श्रेय कहते हैं। मतलब एक लिंगता मतलब एक ही लिंग वाले होते हैं, एक में नर रहेगा एक में मादा रहेगा, तो नर वाला मादा में जाएगा, मतलब ये किस में पाया जाएगा, लौकी, खीरा, आंवला इत्यादि में पाया जाता है, पपीते में भी ये पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करूँ भिन्न परिपक्वता, भिन्न काल, तो कुछ पादप परागकण सफलतापूर्वक पुंकेसर और अंडक अलग अलग परिपक्व होते हैं, पर उन भिन्न काल में, मतलब एक पहले हो जाता है और एक बाद में विकसित होता है, मतलब परिपक्व होता है। तो अलग अलग समय में होने के कारण ही ये दूसरे से क्या करती, परागण की क्रिया करती है। जैसे तुलसी, धनिया, सूरजमुखी और गुलाब की बात करूँ, अंजीर में भी इस तरीके का पाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं करूँ बंधन युति का, यानी हॉर्कोगेमी कहते हैं, इस स्थिति में परागकण जो रहता है उसमें भौतिक रुकावट के कारण नहीं हो पाता, कोई भी भौतिक चाहे किसी भी तरीके का हो, ठीक है, या तो फूल का पूर्णतः विकसित ना होना या कीट के पैरों पर फंसकर दूसरी जगह ना जाना, तो ये कहलाता है क्या, जैसे आर्किड में होता है हमेशा। अब आता है विषम वतिकाग्रता, मतलब पौधों की जातियों में द्विरूपता पाई जाती है, अर्थात एक ही पौधे के भिन्न भिन्न पुष्पों में भिन्न भिन्न लंबाई के पुंकेसर और स्त्री केसर पाए जाएंगे, ठीक है, भिन्न भिन्न लंबाई के स्त्री केसर और पुंकेसर पाए जाते हैं। ये पाया जाता है किसमें, लाइनम, लाइथ्रम, इन सब में पाया जाता है। तो इस तरीके से ये स्वपरागण और परपरागण की क्रिया होती है। अगर स्वपरागण और परपरागण की बात करूं तो इनमें एक और चीज़ होती है परपरागण के माध्यम के कारक। तो देखो कारक क्या क्या हो सके, जैविक कारक और अजैविक कारक। जैविक कारक में वायु, जल, जबकि जैविक कारक में कीट, पक्षी जो होते हैं उनके पैरों पर चिपक जाती है, चमगादड़ के पैरों पर, या पौधों के परागकण वायु के माध्यम से भी होती है, और किसके माध्यम से, ये जल के माध्यम से भी हो सकती है, और अधोजल मतलब दोनों तरीके से जंतु या कीट के परागकणों पर परागकण उसके पैरों पर चिपक जाते हैं। जैसे भंवरे जो है पूंछ पर जाते हैं, भंवरे फूल पर जाते हैं, तो जैसे उसकी जाएंगे उस पर उसके पैरों पर चिपक जाएंगे, और चिपकने के कारण वो क्या होंगे, वो जब दूसरे पुष्प पर जाएंगे तो उस पर जाकर बैठ जाते हैं। ये हमेशा बोगनवेलिया, लीची, सेब, आम इत्यादि में ऐसा पाया जाता है। इसे कीट परागण भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये परागण की क्रिया होती है। ये पक्षी परागण में भी पाया जाता है, चमगादड़ इन सब में भी पाया जाता है। तो इस तरीके से परागण की प्रक्रिया होती है। परंतु परपरागण से कुछ लाभ भी होते हैं, जैसे नए किस्म के बीजों का विकास और संततियाँ मजबूत होती है, अधिक मात्रा में फलों का विकास होता है। जबकि इसकी हानि ये रहती है कि निश्चित नहीं होती, बाह्य माध्यम पर निर्भर करती है, और परपरागण के कारण पौधे मातृ लक्षणों को शुद्धता नहीं रख पाती। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।